हेलो गाइस, इट्स मी डॉक्टर इमरान अहमद खान, डायरेक्टर एम एकेडमी। आप सभी का अपने इस वीडियो में स्पेशली जय हिंद करके स्वागत करता हूं। अब आप कहेंगे आज स्पेशली जय हिंद क्यों किया? उसका रीजन ये है कि आज का जो मेरा टॉपिक है, सीक्वेंस को अगर आप लेके चलें तो लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल 51 तक कंप्लीट किया था और आपको बताया था कि 51A के बारे में अगला एक सेपरेट एंड शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसको एक अलग इंपॉर्टेंस में दूंगा। और उसका कारण यह है कि हम जिस देश में रहते हैं सब कुछ उस देश के लिए है और देश ने हमें सब कुछ दिया है। हमें मौलिक अधिकार इस संविधान के माध्यम से दिए हैं। हम अपने मौलिक अधिकारों के बारे में तो बहुत बात करते हैं, उनकी सेफ्टी की बहुत बात करते हैं, लेकिन ये अधिकार इस देश में स्वतंत्रता से रहने, जीने, खाने, पीने, उठने, बैठने, घूमने फिरने, हर चीज का अधिकार जिस देश ने हमको दिया है, क्या हम उस देश को वापस कुछ दे रहे हैं? याद रखिए, वो टैक्स नहीं है। हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने और उन लोगों ने जिन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत को एक करके इस देश के लिए एक अप्रतिम, अभूतपूर्व, अविस्मरणीय संविधान बनाया। उस संविधान में इसमें कोई दो मत नहीं है कि पहले हमें मौलिक अधिकार दिए, लेकिन बदले में हमसे थोड़ी सी उम्मीद करी कि आप अपने देश के प्रति अपने मौलिक कर्तव्यों को निभाते चले। जबकि हकीकत यह है, मैं बड़े ही दुख के साथ, अफसोस के साथ इस बात को स्वीकार भी करता हूं कि अपने जीवन के एक पड़ाव में मैंने भी इन चीजों को इग्नोर किया, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी। जब से जानकारी हुई तो मैं उसे इग्नोर कभी नहीं करता हूं, क्योंकि गिव एंड टेक फॉर्मूला है। यदि आप अपने देश को नहीं दोगे तो वापस आपके पास आ ही नहीं पाएगा। कच्चा माल डालोगे नहीं, प्रोडक्ट कहां से निकलेगा जिसका उपयोग आप करना चाहते हैं? तो एक समय के बाद यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, देश के प्रति अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन, फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन नहीं कर रहे हैं, तो एक समय के बाद उसकी सर्विसेज भी आपके लिए समाप्त हो जाएंगी। और अगर देश ही नहीं रहेगा तो देश के नागरिक कहां रहेंगे? तो यदि हम अपने वजूद की स्वतंत्रता के लिए, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा चाहते हैं, तो हमें अपने देश को अपने मौलिक कर्तव्यों से सजाना होगा, अपने कर्तव्यों को निभाना होगा, उनका पालन करना होगा। सो गाइस, मैं ऐसा तो नहीं कहता कि मैं आपको किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि आपको यह करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूं कि यह करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारा संविधान इन्हें हम पर लागू करता है। आप पर भी, मुझ पर भी और हर उस तीसरे व्यक्ति पर भी जो आपके या मेरे कन्वर्सेशन में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, एंड दैट इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, मी एंड एवरीबडी एज द सिटीजन ऑफ दिस Indian country, and that is what the fundamental duties, Article 51A, भारत के नागरिकों पर संविधान के द्वारा आरोपित किए हुए, लगाए हुए, सैद्धांतिक रूप से निर्धारित किए हुए मौलिक कर्तव्यों के बारे में। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आर्टिकल 51A जो हमारे मौलिक कर्तव्यों की बात करता है की डिटेलिंग आपको दिख रही है। विदाउट वेस्ट एनी टाइम मैं उसको बिल्कुल शॉर्ट टॉपिक पे निपटाने की, फिनिश करने की नहीं, निपटाने की। क्यों? क्योंकि हमें उसे निपटाना ही है। उसका कारण है, मेरी मजबूरी है कि मौलिक कर्तव्यों की जानकारी को आम जनसाधारण ने, जो बच्चे आप या कोई और एग्जाम देते हैं, उन्होंने बस इसे कुछ नंबरों का जुगाड़ समझ लिया है। तो मुझे ये वर्ड यूज करना पड़ता है, निपटाना। जबकि हकीकत ये है कि अगर आप मेरे अनुसार चलें तो मैं आपको कहूंगा कि आर्टिकल 51A ये कुछ नंबरों का रिसोर्स नहीं है। आपके जीवन को आगे तक ले जाने, देश को आगे तक ले जाने, समृद्ध बनाने के लिए एक आवश्यक पंक्तियों की एक संस्कृति है जिसे हमारे लिए समझना जरूरी है। सो आपकी दृष्टि से मैं इसको निपटाऊंगा, मेरी दृष्टि से मैं आपको समझा के निपटाता चलूंगा। ओके, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये मौलिक कर्तव्य है क्या। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो जो देश हमें दे रहा है उसके प्रति हमारे कुछ सिद्धांत निर्धारित किए गए, जिनकी संख्या जब वह बने थे तब 10 थी। जी हां, 10 थी। और 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सन 2002 के बाद वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। ओके, थोड़ा और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के समय
बस उसी समय हमारे देश में आंतरिक परिस्थितियों की विषमता, इंटरनल नेगेटिव रीजंस की वजह से क्या लगा था? आपातकाल। बस 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के समय एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी ने 1976 में, याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, जी हां, वही 42वां संविधान, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, में से एक क्लॉज रखा था कि हम क्या करेंगे, जो आप देख रहे हैं, क्या मौलिक कर्तव्य बनाएंगे। उस समय 10 थे। आगे जाकर 86, देखिएगा कैसे कनेक्ट हो रहा है। 86 सन 2002 में इनकी संख्या कितनी हो गई? 11, और यहां कितनी थी? 10। याद रखिए, 4 2 8, यानी 4 में 2 का गुणा करो 8, और 4 में 2 जोड़ दो तो 6, 42 से 86 आ गया। ओके, 8 में से 6 घटाओ तो बचेगा 2, 6 में कितना जोड़ दे कि 8 हो जाए? बचेगा 2, बीच में 2 गोले ले लो, सन 2002 की बात हो रही है। ये तो टेक्निक थी, लेकिन मूल मुद्दे से ना भटके आप। सो इन शॉर्ट, 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के समय आंतरिक आपातकाल के ठीक बाद सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हमारे देश के नागरिकों पर 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित और निर्धारित आरोपित किए गए, जिसके बाद 86वां संविधान संशोधन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में होता है, और उसके द्वारा आज वर्तमान में उनकी संख्या 11 है। ओके, सो उम्मीद है मुझे कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि व्हाट इज अबाउट द इनिशियल स्टेट्स ऑफ आवर फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए, इसके बाद अब बारी आती है कि हम इन्हें याद कैसे करें और सीक्वेंस में इसे समझें भी। दोनों काम एक साथ हो जाए और वो बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके लिए आपको जो सबसे जरूरी काम करना है बच्चों, वो काम ये है कि आप इस बात को ना भूलें कि मैंने आपको इनिशियल, बार बार रिपीट करता हूं, नंबर सिस्टम बताया था कि 0 to 9 हर नंबर का एक फिक्स मीनिंग है। उसको इमरान सर जीएस के लिए हमेशा यूज करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो शुरुआत के वीडियोस में जाइए देखिए, या इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपको वीडियो दोबारा सेंड करूंगा, उसे समझिए, जहां जरूरत हो पूछिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and separately it is about the 11। तो चूंकि 11 को अलग से लाया गया, मैं सबसे पहले इसे ही आपको क्लियर करता हूं। और याद रखिए, ये वही 11th ड्यूटी है जिसके बारे में हमने आर्टिकल 21A में भी बात करी, और जिसके बारे में हमने आर्टिकल 45 में भी बात करी, और वो एग्जैक्टली है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, जो उनके माता पिता का मौलिक कर्तव्य है यहां, क्योंकि वह उनके बच्चों का मौलिक अधिकार है, और चूंकि इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा आपको मुहैया कराया जाएगा, अवेलेबल कराया जाएगा, इसलिए वह आर्टिकल 45 में उस राज्य का एक नीति बिंदु भी है, पॉलिसी पॉइंट भी है। ओके, सो दिस इज अबाउट दी 11th ड्यूटी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, जिसे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सन 2002 में हमारी ड्यूटीज के अंतर्गत शामिल किया गया। चलिए अब बारी आती है इन 10 की, जो शुरू से रहे हैं, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज और छोटी सी क्लियर करूं कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार सिमिलर से नेम है, और इनके लाने वाले रिस्पॉन्सिबल लोगों में भी एक का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह और एक का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए, उसको भी कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की, उसके बाद हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। समझिएगा, मौलिक अधिकार सरदार पटेल जी, और मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह पटेल। 1931 में कांग्रेस अधिवेशन जो कराची में हुआ था,
में उन्होंने मौलिक कर्तव्यों, मौलिक अधिकारों की बात की थी। और सरदार स्वर्ण सिंह के बारे में मैंने आपको बता दिया, 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसे लेकर आए। अब इसे हम सेपरेटली याद कैसे करेंगे, देखिएगा। मौलिक अधिकार, जो आपके मौलिक अधिकारों की बात करे, आप उसे अपना अगुआ बना लीजिए, अपना सरदार बना लीजिए, ताकि कल को आपके मौलिक अधिकारों से कोई पलट ना सके। पटेलना, पलटना सिमिलर वर्ड्स है। तो आपके मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनको कोई पलट नहीं सकता। लेकिन याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य सोने के समान कीमती हैं सरदार स्वर्ण सिंह। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अगर आपके कर्तव्य ही नहीं रह जाएंगे तो देश ही नहीं रहेगा, देश ही नहीं रहेगा तो अधिकार कहां से रहेंगे। तो सोने के समान कीमती है हमारे मौलिक कर्तव्य, और जिन्हें कोई पलट नहीं सकता वह हमारे मौलिक अधिकार है। सो उम्मीद मैं ये करता हूं कि आप अब ये समझ गए होंगे कि दोनों में कंफ्यूजन हमें क्यों नहीं करना है, राइट। चलिए अब हम चलते हैं बाकी के 10 सब आर्टिकल्स की तरफ, हमारे मौलिक अधिकारों की तरफ। सुनिएगा, हम अपने देश के प्रति मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। स्क्रीन पर लिखा है, आप चाहे तो वहां भी देख सकते हैं, यहां भी देख सकते हैं। हम अगर अपने मौलिक अधिकारों की बात कर, मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमको देश का सम्मान ही करना है। देश का सम्मान, अगर आप देश का सम्मान ही नहीं कर रहे हो तो बाकी के कर्तव्य तो आपके लिए बेवजह है। लॉजिक देखिएगा, नंबर से चलिए, लॉजिक भी देखिएगा, तो देश का सम्मान तो सबसे पहले आ जाएगा। फिर जिसने हमें देश दिया, जो सोच कर दिया, उनके आदर्शों का हमको क्या करना है, पालन करना है। तो उसके लिए क्या करना है, स्वतंत्रता संग्राम संबंधी जो भी आदर्श हैं उन्हें अपने हृदय में संजो कर रखें। अब यहां दो चीजें आती हैं, ये दोनों चीजें बड़ी यूनिक हैं। कैसे? देश का सम्मान हम कैसे करें? देखिए, देश कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आपने उठाया और बोल दिया ये देश है। लेकिन याद रखिए, 3 शेर कहीं घूम रहे होंगे तो आपको उनको देखकर डर फील होगा, लेकिन 3 ऐसे बैठे हुए शेर मिल जाते हैं, चौथा पीछे होता है, तो आप उसे अशोक स्तंभ कहते हैं। 24 तीलियां माचिस की हम देखते हैं, हमें फील नहीं आता, लेकिन उस 24 तीलियों को घुमा कर रख दीजिए, आपको हमारे तिरंगे की तीली दिखने लगती है। केसरिया, सफेद और हरा रंग कहीं भी बिखरा हो, लेकिन अगर केसरिया ऊपर, बीच में सफेद, नीचे हरा रख दिया जाए, हमें देश की फीलिंग आने लगती है। कहने का मतलब आर्टिकल 151A का ए कहता है कि अपने राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत इत्यादि समस्त बिंदुओं का सम्मान करें। इसका मतलब देश का सम्मान हो रहा है। अपने संविधान का सम्मान करें, इसका मतलब देश का सम्मान हो रहा है। ओके, यू गॉट द पॉइंट। सेकंड नंबर, स्वतंत्रता संग्राम के लिए आदर्श। देखिए इसका रीजन क्या है। जिन लोगों ने अपना बलिदान देकर, अपने शरीर का, अपने आचार व्यवहार का, विचारों का बलिदान देकर हमें देश में खुलकर आजादी से रहने का मौका दिया है, वो हमारे कोई रिलेटिव तो नहीं थे, लेकिन हमारे लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक देश की परिकल्पना करते थे कि वह देश कैसा हो। तो अगर आज हम उनके जैसे सोचेंगे तो हम देश की उन स्थितियों को जो वो हमसे उम्मीद करते थे, हम आगे लेकर जा पाएंगे। वो स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए, क्या हम स्वतंत्रता के लिए व्यवस्थित रूप से जी भी नहीं सकते? वो उम्मीद करते हैं कि हम क्या करें, स्वतंत्रता संबंधी आदर्शों को हृदय में संजो कर रखें। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तीसरा, जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, एकता, अखंडता और समप्रभुता। अब एकता का मतलब क्या हुआ, इंग्लिश मीडियम वाले आप वहां पर बहुत आसानी से देख सकते हैं। एकता मतलब यूनिटी, अखंडता मतलब इंटीग्रिटी और संप्रभुता मतलब सोवेरेनिटी। तो एकता, अखंडता और संप्रभुता यानी एकजुट रहिए, अलग मत होइए और सभी को सम्मान बराबरी से दीजिए। प्रभुत्व, इंपॉर्टेंस, सम यानी एक समान, राइट। इसके बाद चौथे पे आ जाइए, जब हम ऐसे रहेंगे तो क्या होगी, देश की रक्षा। 4 मतलब चारों तरफ। देखिए नंबर भी आ रहा है, 3 नंबर मतलब कोई भी चीज जो 3 फिक्स हो। देखिए 3 शब्द आए, एकता, अखंडता, संप्रभुता, तो ये तीनों कहां दिए होंगे, तीसरे में। नंबर सिस्टम अपना यूज हो रहा है, 2 तो बहुत जरूरी है, 3 में 3 शब्द, एकता, अखंडता और संप्रभुता, कोई भी चीज जो 3 फिक्स हो। 4 नंबर यानी चारों तरफ की बात। अगर मैं एक हिस्सा छोड़ दूं, बाकी 4 जगह से आर्मी लगा दूं, तो देश की रक्षा हो रही नहीं। देश की रक्षा कब होगी, जब हम देश को चारों तरफ से सुरक्षित करेंगे। ओके, चलिए 5वां नंबर क्या कहता है, भ्रातृत्व और समरसता। भ्रातृत्व मतलब ब्रदरहुड, समरसता मतलब सेम हार्मोनी, सभी एक साथ एक जैसी परिस्थितियों में रहे। भ्रातृत्व मतलब ब्रदरहुड, भाईबंदी। अब भाईबंदी अपनी कहां चलती सबसे ज्यादा, एमपी का लकी नंबर
5। और वैसे भी यूनिटी होगी तभी तो भ्रातृत्व होगा, और यूनिटी के लिए नंबर भी क्या है, यूनियन के लिए 5, UNION यूनियन के लिए 5 नंबर यूज होता है। तो भ्रातृत्व तभी होगा जब हमारे अंदर यूनियन आएगा, और यूनियन तभी आएगा जब भ्रातृत्व होगा, ब्रदरहुड। ओके, तो भ्रातृत्व की भावना। 6 नंबर में हम कहते हैं कि देश की संस्कृति की रक्षा करें, देश की संस्कृति की रक्षा करें, जो हमको हमारे बुजुर्गों ने दिया है उसे हम आगे तक लेके जाएं। ये बात संस्कृति के अंतर्गत आती है। 7 इज फॉर सक्सेस। आपकी सक्सेस तब है जब आपका पर्यावरण सुरक्षित है। आज जो भी समस्याएं हमें हो रही हैं पूरे विश्व में, हमारे भी देश में, वो किस वजह से हैं? पर्यावरण के अव्यवस्थित होने की वजह से। इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप बेहतर समझते हैं। तो 7 इज फॉर सक्सेस। लाइफ में सक्सेस कब आएगी? जब पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा। तो पर्यावरण का और वन्य जीवों का संरक्षण करें। ओके, 8 नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माता जी का लकी नंबर भी है, महिलाओं का लकी नंबर भी है, और ये एग्जाम की दृष्टि से भी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या कहता है? साइंटिफिकल व्यूज, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या मतलब होता है? मतलब सफेद कोट पहन के, मोटा चश्मा लगा के, बाल बिखार के कोई वैज्ञानिक बन जाता है? नहीं। विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। किसी भी काम को करने का अपना एक विशेष तरीका, जिस पर आपको रिजल्ट प्राप्त होते हो, वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। किसी बताए गए तरीके के अलावा भी उस रिजल्ट को प्राप्त करने का आपका अपना कोई तरीका, वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। काम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वैज्ञानिक लैब पर ही काम करे। तो याद रखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ यहां पर यह भी कहा जाता है कि आपको क्या करना है? ज्ञानार्जन भी करना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ज्ञानार्जन भी करना है, और मानवतावाद को भी, ह्यूमैनिटी को भी हमें आगे लेकर जाना है। अब इसे 8 नंबर से कैसे जोड़ेंगे? मां। एक सिंपल सा एग्जांपल, विज्ञान दूर की दृष्टि रखता है। मां अपने बच्चों को कमरे में रोता देखकर बता देती है कि वो किस वजह से रो रहा है। आप और हम सामने खड़े होकर देखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा किस वजह से रो रहा है। तो वो क्या है? मां का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आपको लगेगा आप 8,000 रुपए का सामान खरीदने जाएंगे मार्केट में, किराना, तो आपको लगेगा पैसे कम पड़ गए, लेकिन उसी 8,000 में मां अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, दूरदृष्टि से अपना परिवार भली भांति चलाती है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण। खास तौर पे महिलाओं को दूर से समझ में आ जाता है कि अगला व्यक्ति नेगेटिव है। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर आपने सही बोला था इसी नंबर पर। तो महिलाओं के पास अपना एक स्पेशल सेंस होता है, सिक्स सेंस होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, जो महिला के लकी नंबर 8 में आता है। उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया कि एक्सप्लेनेशन क्या है। इसके बाद 9 इज फॉर नेगेटिव। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, 9 में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है 49 को लेकर। आर्टिकल नंबर 49 और 9th ड्यूटी, क्योंकि एक में बताया गया है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, और एक में बताया गया है कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको नुकसान न पहुंचाएं। तो दोनों को कंफ्यूजन से बाहर निकलने का तरीका बहुत सिंपल है। एक मामला है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य के मामले हैं, वो स्टेट देखेगा, और एक मामला है जो भारत के पूरे नागरिकों पर ड्यूटी है। तो सभी नागरिकों पर ड्यूटी है, मतलब ये सार्वजनिक है, तो सार्वजनिक संपत्ति होती है, वो किसके अंतर्गत आएगा? ड्यूटी के अंतर्गत। 9 इज फॉर नेगेटिव। और जब राज्य का मामला आएगा तो समझिएगा, कुतुब मीनार का जो देख रेख होगा वो कौन करेगा? बेसिकली, वैसे तो नहीं, मैं दुनिया के अचरजों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो दिल्ली में है तो वो दिल्ली सरकार का मामला है, राज्य की नीति का मामला है। जबलपुर में अगर मदन महल का कोई काम है तो वो कौन देखेगा? मदन महल की जबलपुर के रहने वाली जो महापौर होंगी वो देखेंगे। मतलब ये एक स्टेट एमपी का मामला है। तो जो स्टेट के मामले होते हैं, एमपी के मामले होते हैं, वो सांस्कृतिक धरोहर उस स्टेट की होती है। तो स्टेट का मामला राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और जो सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक किसके लिए है? जो देश के सभी नागरिक हैं, जिन पर सारे के सारे कर्तव्य आरोपित किए गए हैं। सो 9 इज फॉर नेगेटिव कैसे जोड़ना है, जरा सोच के देखिए। ट्रेन्स में हम जाते हैं तो हम उन्हें कितना गंदा करते हैं। लाइट, पंखे, बिजली चोरी हो जाती है, बाहर के लाइंस के लगे बल्ब चोरी हो जाते हैं, शटर्स चोरी हो जाते हैं। मतलब जो भी संपत्ति हमारी सरकार की हमारे लिए उपयोग की जाती है, वो सब चोरी या टूट फूट जाती है। यदि उसे ऐसे ही लगा रहने दिया जाए, क्या समस्या है? इस पर बहुत सी बातें मैं क्लास में करता हूं, लेकिन फिलहाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि समय का महत्व ज्यादा है। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि एक निगेटिविटी है, हम खुद अपनी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत ज्यादा पहुंचाते हैं। रिक्वेस्ट है मेरी कि इस बात से बचिए और बचाइए। 9 इज फॉर नेगेटिव, सार्वजनिक संपत्ति। 0 इज अबाउट मनी, राइट? यहां पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से। व्यक्तिगत और सामूहिक, यानी या तो अकेले, सिंगल, या सभी को मिलाकर। देखिए कैसा वर्ड बना, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, बन गया 10। तो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना,
और उसे प्रमोट करना। यदि आप उन चीजों में सभी के बीच जाके भाग ले सकते हैं तो भाग लीजिए। किसी कारणवश आप नहीं जा सकते तो कम से कम दूसरों को उसके लिए पॉजिटिवली प्रमोट करिए, ताकि लोग एकजुट हो, देश एकजुट हो और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रारंभ हम कर पाए। सो दिस वॉज अबाउट द आर्टिकल 1, देश का सम्मान, देश के प्रतीक चिन्ह इत्यादि का सम्मान और संविधान का सम्मान। 2, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखना। तीसरे में 3 भाग है, एकता, अखंडता और संप्रभुता। चौथा, चारों तरफ देश की रक्षा। 5वां, यूनिटी, यूनियन, भ्रातृत्व, ब्रदरहुड। 6वां, संस्कृति की परिरक्षा। और 7वें में कहता है पर्यावरण, 7 इज फॉर सक्सेस। 8वां, मां के नाम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 9 इज फॉर नेगेटिव, सार्वजनिक संपत्ति की संरक्षण करें। 10वां, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से गतिविधियों में, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक छोटी सी बात जहां से हमारा सब कुछ शुरू होता है, और वो ये कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आर्टिकल 51 के बाद ही ए में 51A में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। उसका कारण सुनिए, किताबों में नहीं मिलेगा आपको, ये मेरा थॉट है, मे भी वो गलत हो सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता। जब हम 51 में कहते हैं वैश्विक शांति, इंटरनेशनल पीस, तो हम पर भी सवाल उठता है कि आपको यह ठेकेदारी किसने दी? तो फिर हमारा संविधान, हमारे देश की सरकार यह जवाब दे सकती है या यह देती है कि साहब, हमारा देश एक ऐसा देश है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपने राज्य के नागरिकों के लिए राज्य सरकार पर आरोपित करता है और हर राज्य को बेहतर परिस्थितियों में रखना चाहता है। और चूंकि राज्यों से मिलकर देश बना है, तो जब हर राज्य बेहतर परिस्थितियों में होगा एक नीतियों के तहत, तो पूरा देश भी, हमारा पूरा देश भी बेहतर परिस्थितियों में होगा। और यदि ऐसा ही हर देश करे तो देश से मिलकर महाद्वीप और महाद्वीपों से मिलकर दुनिया बनती है, या पृथ्वी ही सुरक्षित और संभावित सबल परिस्थितियों में होगी। और उसका लिए एक ही बेसिक कारण है कि अगर हर व्यक्ति देश का नागरिक अपने देश के लिए अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन भली भांति करता रहे तो देश सुरक्षित रहेंगे। तो इस बात का इनिशिएटिव लेते हुए हमने 51 की बात करके 51 के ए में अपने ही देश के लोगों के मौलिक कर्तव्यों को ऐड ऑन किया कि इस बात की शुरुआत हम कहते हैं तो हम करते भी हैं कि अपने देश के लोगों के लिए मौलिक कर्तव्य निर्धारित करेंगे, वो अपने देश को बेहतर रखेंगे। अब आप भी करिए, तो जब देश सुरक्षित रहेंगे तो महाद्वीप भी रहेंगे, और महाद्वीप भी रहेंगे तो यह पृथ्वी, यह दुनिया वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूर्णतया प्रभावित होगी। सो गाइस, ये था हमारा आज का मौलिक कर्तव्य का सेगमेंट। उम्मीद करता हूं कि अब आप इस बात को भली भांति समझ चुके होंगे, अच्छे से कंप्लीटली आपको अंडरस्टूड होगा कि हमारे मौलिक कर्तव्य 51A में क्यों आते हैं, इनके पीछे की पूरी हिस्ट्री क्या थी, सरदार सोहन सिंह कमेटी एंड कंफ्यूजन एंड इंदिरा गांधी सरकार एंड ऑल, 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इज कॉल्ड दी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद फिर हमने देखा कि 10+1 में है 186 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान वहां रखा गया 2002 में। और इसके बाद 1 से लेकर 10 तक मैंने उन्हें रिलेट भी किया आपको याद रखने के लिए, और उसे एक्सप्लेन भी किया कि क्यों आपके लिए वो जानना जरूरी है। तो इस उम्मीद के साथ कि इसे आप केवल पढ़ाई का हिस्सा ना समझकर अपने जीवन का, देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने को अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाएंगे और उसे बेहतर तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे और इस नॉलेज को दूसरे तक भी पहुंचाएंगे। जो सुविधा आपको एम एकेडमी इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन डिजिटल लेक्चर्स में प्राप्त हो रही है, उम्मीद मैं ये करता हूं कि उस सोर्स ऑफ एजुकेशन को आप दूसरों तक भी पहुंचाइए। जहां भी जरूरत है, इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिए, मेरे कॉलिंग नंबर पर, इंक्वायरी नंबर पर आप कॉल करिए, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। बस बेहतर तरीके से पढ़ने की परिस्थितियों को, अध्ययन की परिस्थितियों को हम लोग बनाना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही काफी है, इस उम्मीद के साथ कि आप अगले वीडियो में आने तक पिछला सब कुछ फिनिश कर चुके होंगे। मैं आपका जीएस का टीचर इमरान अहमद खान आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।